नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में वो खबरें हैं जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। जी हां, वो खबरें हैं जो दिन भर में रहती हैं सुर्खियां। चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, मुंबई और रायपुर की खबरें, ये प्रदेश से जुड़ी हुई वो बड़ी खबरें हैं जो सीधा सुर्खियों में रहती हैं और इन खबरों से आपको हम रूबरू कराते हैं। अलग अलग राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें राजधानी लाइव आप देख रहे हैं। और सीधा तौर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में लगातार जो किसान कानूनों का विरोध किया जा रहा है, हालांकि उसके बाद जो रेलवे ट्रैक पर किसानों ने डेरा लगाकर रखा है उसमें अब ढील मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि मालगाड़ियों को आने जाने के लिए कहा जा रहा है कि मालगाड़ियां जब राज्य में आएंगी तो दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा यानी कि कैप्टन सरकार के द्वारा आग्रह किया जा रहा है किसानों से कि आप पटरियां खाली कर दीजिए ताकि मालगाड़ियों को प्रदेश में उनका आवागमन हो सके। इसके बाद अगर जयपुर की बात की जाए तो प्रदेश में 2 बच्चियों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब विपक्ष हमलावर है और सीधे तौर पर लगातार सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई की बात की जाए तो क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसमें तमाम विदेशी युवतियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। इसके लिए अलग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। और चलिए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। और सबसे पहले बात चंडीगढ़ की। पंजाब में किसानों की तरफ से किए जा रहे रेल रोको आंदोलन में कैप्टन सरकार के कदम के बाद थोड़ी ढील अब दी गई है। दरअसल अब पंजाब में रेल मार्गों पर 4 नवंबर तक मालगाड़ियां चल सकेंगी। ये छूट किसानों की तरफ से ही दी गई है। बैठक के बाद ये छूट मिली है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार किसानों से मालगाड़ियों के लिए रेल लाइन खाली करने का आग्रह कर रहे थे ताकि सामान बाहरी राज्यों से पंजाब में आ सके और पंजाब से दूसरे राज्यों में जा सके। दूसरी तरफ विपक्ष और सरकार केंद्रीय कानूनों के मसले पर आमने सामने आ चुका है। आपको बता दें कि कैप्टन सरकार की तरफ से विधानसभा में केंद्रीय कानूनों को रद्द करने को लेकर विधेयक पारित किए गए, जिन पर विपक्ष का कहना है कि कैप्टन सरकार ने एमएसपी इंश्योरेंस किसानों को नहीं दिया है और पंजाब के इन विधेयकों पर राज्यपाल के साथ ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस खबर की पड़ताल होगी। इस खबर को बारीकी से समझने की कोशिश की जाएगी कि एक तरफ राज्य सरकार आग्रह कर रही है किसानों से कि वो पटरियों से हट जाएं ताकि माल का आवागमन हो सके, मालगाड़ियां आ जा सकें। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि जो राज्य सरकार कानून लेकर आई है, जो कैप्टन सरकार कानून लेकर आई है, उसमें कई सारे पेच हैं। उन पेचीदगियों में सिर्फ और सिर्फ किसान पिसेगा और किसान का भला नहीं होगा, इसलिए विपक्ष हमलावर है। तो मालगाड़ियों के लिए रास्ता साफ होगा। जी हां, इसमें थोड़ी ढिलाई देखने को मिलेगी, जहां पर राज्य सरकार के आग्रह पर किसानों ने कहा है कि हम रेलवे पटरियों से मालगाड़ियों के आवागमन को सीधे तौर पर इजाजत देंगे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि बाकी अन्य सवारी गाड़ी भी क्या आ जा सकती हैं। इस पर सीधे तौर पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन मालगाड़ियों के आवागमन के लिए रास्ता साफ होने लगा है। रेल रोको आंदोलन में अब ढील मिलेगी। और आपको ये बता दें कि कैप्टन सरकार जो कानून लेकर आई है, केंद्रीय कानूनों को रद्द करते हुए खुद के पंजाब सरकार के जो कानून बने हैं, इन कानूनों का अब पंजाब में जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो कानून लेकर आए गए हैं उसमें एमएसपी और इंश्योरेंस के मसले पर न तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे में फिर किसान पिसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कानून लागू नहीं होगा। तो विपक्ष का अलग ही एक, आपको बता दें कि सीधे तौर पर हंगामा करने का एक अलग प्रोसीजर है और उसी के अकॉर्डिंग जो है लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कवायद कर रहा है। विपक्ष पंजाब सरकार द्वारा लाए गए कानूनों में कमियां निकाल रहा है, खामियां निकाल रहा है और इसके साथ ही पंजाब सरकार भी लगातार किसानों से आग्रह कर रही है कि रेल की पटरियों को खाली कर दिया जाए ताकि मालगाड़ियां आ जा सके, पंजाब में किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो। चंडीगढ़ लिए चलेंगे विनीत कपूर, हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए तमाम अपडेट के साथ। विनीत, एक तरफ पटरियां खाली करने को लेकर ढील मिलेगी, मालगाड़ी आ जा सकेंगी क्योंकि राज्य में समस्याएं ना हो, माल आ जा सके, चाहे वो खेती किसानी से ही जुड़ा हुआ क्यों ना मसला हो। और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इस पर जो कानून पंजाब सरकार लेकर आई है उसमें तो न राज्यपाल न राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे। ऐसे में किसान पिसेगा बस।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर सुनील, अगर बात करें जिस ढंग से लगातार जो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है उसको लेकर राजनीतिक बवाल जो है वो बड़े लेवल पर होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कैप्टन सरकार ने चार विधेयक जो है वो विधानसभा के अंदर पास करने का एक बड़ा कदम उठाया था, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां, केवल बीजेपी को छोड़ दे तो सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कैप्टन सरकार के इस फैसले का समर्थन करती नजर आ रही थी और उन विधेयकों को समर्थन दिया था। और उसके बाद सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह सभी विधायकों के साथ, चाहे वो विरोधी पार्टियों के विधायक हो या फिर चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, उन सभी के साथ राज्यपाल से मिलते हैं, आग्रह करते हैं कि राज्यपाल इस जो विधेयक है जो विधानसभा में पास किए हैं उन पर सिग्नेचर करें और उनको राष्ट्रपति के पास भेजने का काम करें, ताकि ये विधेयक जो हैं ये कानून बन सके, एक्ट में तब्दील हो सके। लेकिन अभी तक राज्यपाल की तरफ से इन पर मंजूरी नहीं दी गई है। तो ऐसे में विरोधी पक्ष जो है वो सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर कह रहा है कि कैप्टन सरकार की तरफ से विधानसभा के अंदर जो विधेयक पेश किए गए हैं उन विधेयकों से किसानी को राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन विधेयकों के माध्यम से ना तो एमएसपी को सिक्योर किया गया है, ना ही जो केंद्रीय कानून है उनको इससे चुनौती मिलती नजर आएगी। क्योंकि वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि या तो राज्यपाल ही इन विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और अगर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं तो इनको चुनौती देने वाले जो ये विधेयक है इन पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्रीय कानूनों पर पहले ही राष्ट्रपति जो है वो हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसी वजह से वो सीधे तौर पर कैप्टन सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कैप्टन सरकार और बीजेपी, जो कि दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार है, उसके बीच में फिक्स मैच जो है वो विरोधी पक्ष बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो कल किसानों की 30 जत्थेबंदियां जो हैं उनकी एक बड़ी बैठक हुई है। किसान भवन में ये बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान किसान जत्थेबंदियों ने फैसला लिया है कि कैप्टन सरकार ने उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। विधानसभा में विधेयक लेकर आए हैं इन कानूनों को रद्द करने को लेकर, जिसके चलते उन्होंने आग्रह को मानते हुए जो रेलगाड़ियां हैं यानी जो मालगाड़ियां हैं वो अब रेलवे ट्रैक पर भागती हुई नजर आएंगी। 5 नवंबर तक का समय दिया गया है कि 5 नवंबर तक प्रदेश के अंदर मालगाड़ियां जो हैं उनकी आवाजाही अवरुद्ध नहीं की जाएगी, उनकी आवाजाही जो है उसको खोल दिया जाएगा, उसमें छूट दी गई है। लेकिन रेलवे जो स्टेशन है वहां पर किसान बैठे रहेंगे। यात्री ट्रेनें जो हैं उनको किसी भी सूरत में फिलहाल चलने नहीं दिया जाएगा। 5 नवंबर के बाद अगर ये केंद्रीय कानून रद्द नहीं होते तो फिर आंदोलन जो है उसको और तेज कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में तमाम पेचीदगियां हैं अभी, और इन पेचीदगियों को प्रदेश के अन्नदाता को भी समझना होगा। लेकिन कैप्टन सरकार ने तो सीधे तौर पर अपना काम कर दिया। विनीत, एक बड़ा मैसेज दे दिया और एक बड़ी कवायद प्रदेश के किसानों के लिए ये कर दी कि वो विधेयक लेके आए, विशेष सत्र बुलाया गया और इस सत्र में सीधे तौर पर सिर्फ खेती किसानी के मसले को लेकर ही चर्चा हुई और कानून लेकर आए गए। ऐसे में अब आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो प्रोसीजर है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि राज्यपाल के साथ ही राष्ट्रपति, तो ये फंसता हुआ नजर आएगा ये जो कानून राज्य सरकार बना रही है, क्योंकि ये फंसता नजर आएगा। और पंजाब की राह पर बाकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ और अन्य प्रदेश भी चल रहे हैं, तो ऐसे में तो कोई भी जाएगा और सीधे तौर पर अलग अलग तरीके से कानून बनाएगा तो फिर केंद्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए ये भी सोचना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल खुद इस पूरे मसले पर निर्णय ले सकते हैं, वो इनकार भी कर सकते हैं हस्ताक्षर करने से। विनीत, देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हस्ताक्षर करने से राज्यपाल जो है वो मना भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी मना कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सभी की आवाज़ को सुनने का जो एक कह सकते हैं प्रथा है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जिस तरह से पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर सभी पार्टियां जो हैं वो एक मंच पर लामबंद होती हुई नजर आई हैं। उन्होंने केंद्रीय कानूनों का एक सिरे से विरोध किया है और इन कानूनों को चुनौती देने वाले पंजाब सरकार के जो विधेयक थे उसको सर्वसहमति से पास किया है। 117 में से 115 विधायक जो हैं वो सर्वसहमति से उन विधेयकों को पास करवाते हुए नजर आए। और इसी तरह की सूरत अगर हम दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी अगर इसी तरह की सूरत देखने को मिलती है तो फिर राष्ट्रपति महोदय को भी सोचना होगा कि आखिर इतने बड़े लेवल पर विरोध क्यों केंद्रीय कानूनों का किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें, लगातार किसान जत्थेबंदियां लामबंद होती नजर आ रही हैं, सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और अगर हम कैप्टन सरकार की बात करें तो कैप्टन सरकार राष्ट्रपति से भी समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक के बीच का समय लेने का प्रयास किया जा रहा है कि 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात की जाए।
पंजाब का पक्ष जो है वो उनके सामने रखा जाए कि अगर केंद्रीय कानून पंजाब में लागू होते हैं तो फिर पंजाब की किसानी जो है वो किस ढंग से प्रभावित होती नजर आएगी, किस ढंग से किसानी के ऊपर एक बड़ा संकट आ सकता है। और लगता नहीं कि इस संकट को जानने के बाद, इस तरह के पक्षों को जानने के बाद राष्ट्रपति महोदय जो है वो किसी तरह का जो कह सकते हैं सहानुभूति वाला फैसला पंजाब के हक में ना लें। तो ऐसे में लोकतंत्र में हर एक चीज का अपना ही महत्व होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षरों का फिलहाल कहीं ना कहीं इंतजार करना लेकिन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये विनीत कि देखिए यहाँ एक मत होते नजर नहीं आ रहे जो राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब के अंदर, चाहे अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस जिस हिसाब से काम कर रही है, सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, वो आग्रह भी कर रही है। और जैसा आप बता रहे हैं कि देखिए राष्ट्रपति से समय लेने की भी बात कही गई है कैप्टन सरकार के द्वारा, लेकिन क्या इन कानूनों के साथ साथ जो पंजाब में लगातार ये कहा जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो सभी राजनीतिक दलों को मिलकर नहीं वक्त लेना चाहिए? क्या सभी राजनीतिक दलों को खुद जाकर आग्रह नहीं करना चाहिए राज्यपाल और राष्ट्रपति से? देखिए, जब अगर हम राज्यपाल की बात करें तो जब राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई है तो सभी राजनीतिक दल वहां पर मौजूद थे। अब राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की बात की जा रही है तो वहां पर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं वो पंजाब का हक रखने के लिए उनके साथ वहां पर खड़े होते हुए नजर आएंगे। भले ही इसमें कैप्टन सरकार क्यों ना समय ले रही हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो हैं वो वहां पर खड़े होंगे, क्योंकि अगर राष्ट्रपति से मिलने की बात है और ऐसे में जो शिरोमणि अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, लोक इंसाफ पार्टी की बात करें, अगर इनके विधायक वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो फिर पंजाब में एक गलत मैसेज जाता हुआ नजर आएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये किसान विरोधी हैं और किसानों के हक में जो लिया हुआ फैसला है उसका समर्थन करती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर हम विरोध की भी बात करें तो शिरोमणि अकाली दल जो विरोध कर रहा है, अगर हम विरोध की बात करें जो आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, उसमें वो ये कह रही है कि कैप्टन सरकार के द्वारा जो विधेयक लेकर आए हैं वो उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो समर्थन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो विधेयक जो हैं वो किसानी के हक में और केंद्रीय कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स होने चाहिए थे, जैसे एमएसपी को इंश्योर किया जाए। अगर केंद्र की मोदी सरकार एमएसपी नहीं देती तो फिर ये एमएसपी जो है वो किसानों को पंजाब सरकार देने का काम करे, ये इंश्योरेंस होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि हमने इंश्योरेंस दे दिया है एमएसपी में, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर प्राइवेट या निजी कंपनी या फिर सरकारी कंपनी आकर सीधे तौर पर किसान की फसल की खरीद करती है तो उसको एमएसपी के आधार पर ही फसल की खरीद करनी होगी। अगर वो एमएसपी से नीचे फसल की खरीद करता है तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है, 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे में वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने इस ढंग से एमएसपी को इंश्योर किया। लेकिन अब एक मांग उठने लग गई है कि अगर केंद्र ने फसलों की खरीद पर पाबंदी लगा दी, केंद्र अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर फसलों की खरीद करता है और बाकी फसलों की खरीद नहीं होती तो फिर एमएसपी किस तरह से मिलेगी, क्योंकि 24 फसलों पर एमएसपी जो है वो केंद्र की तरफ से निर्धारित की जाती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल खरीद की बात करें तो केवल 2 ही फसलें ऐसी हैं जिनकी प्रॉपर एमएसपी के आधार पर खरीद होती नजर आती है, चाहे उसमें हम गेहूं की बात करें, चाहे उसमें हम चावल की बात करें। तो ये 2 फसलें हैं जिनकी मंडियों में सरकारी एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं एमएसपी के आधार पर खरीद करते हैं। बाकी सरसों की बात कर लें, मक्का की बात कर लें, तो ये ऐसी फसलें हैं जिनकी खरीद 500, 600 या 700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होती है और इनकी जो एमएसपी है वो 1800, 1850 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर किसान को एक बड़ा संकट का विषय यही है कि अगर सरकारी एजेंसियां जो हैं वो फसलों की खरीद नहीं करेंगी तो फिर वो अपनी फसल को बेचेंगे कैसे, क्योंकि निजी कंपनियां कभी भी एमएसपी के आधार पर फसलों की खरीद नहीं करना चाहेंगी, वो मुनाफा ही ढूंढेंगी कि किस तरह से उनको मुनाफा हो सके। तो ऐसे में ये जो यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि अगर आप एमएसपी से कम कीमत में फसल खरीदते हो तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। साथ साथ कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, जो अधिकार किसान से केंद्रीय कानूनों ने छीना था कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप केवल डीसी या एसडीएम लेवल के अधिकारियों के सामने ही अपना मुद्दा उठा सकते हो। तो ऐसे में जो केंद्र की तरफ से कानून बनाए गए थे उसमें कुछ किसानों को राहत नहीं मिल रही थी, इसी वजह से वो विरोध कर रहे थे। और अब पंजाब की कैप्टन सरकार की तरफ से जो विधेयक पास किए गए हैं ये कहीं ना कहीं
छूट देने वाले भी हैं और किसान को सुरक्षित करने वाले भी हैं, लेकिन इसका विरोध अब बड़े लेवल पर हो चुका है क्योंकि राजनीति भी हावी होती नजर आ रही है इस मसले पर। 2022 के चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में कैप्टन सरकार इस वक्त किसानों की मसीहा बनकर आगे आई है। तो ऐसे में जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको अपनी जमीन भी खिसकती हुई नजर आ रही है। भले ही उन्होंने विधानसभा के अंदर समर्थन किया हो, लेकिन इस समर्थन के बाद उनकी जमीन जो है वो कुछ खिसकती नजर आ रही है क्योंकि कैप्टन सरकार का धन्यवाद किसान जत्थेबंदियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव की सियासत भी है, इस वजह से लाजमी सी बात थी कि कुछ पॉइंट्स निकलने थे इन विधेयक के, वो पॉइंट्स निकालकर विपक्ष जो है वो विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। जी। और बहुत संक्षेप में ये भी जानना चाहूँगा विनीत के मालगाड़ियाँ नहीं आ रही थीं, लगातार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, और ऐसे में मालगाड़ियों के लिए तो इजाज़त है, संभावना क्या है? क्या यात्री ट्रेनों को भी किसान आने वाले समय में आवागमन के लिए रास्ता साफ करेंगे, या फिर सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि जब तक केंद्र की ओर से किसी तरह की कोई वार्तालाप नहीं होता है तब तक रेलवे ट्रैक जाम रहेंगे, सिर्फ मालगाड़ियों के आवागमन को इजाज़त होगी? देखिए रेलवे ट्रैक की बात करें तो रेलवे ट्रैक को लेकर कल जो बैठक हुई है उसके अंदर यही फैसला लिया गया है फिलहाल कि 5 नवंबर तक केवल मालगाड़ियां जो हैं उन्हीं को रेलवे ट्रैक पर चलने दिया जाएगा। 4 नवंबर को एक बड़ी और बैठक पंजाब के अंदर बुलाई गई है। इस बैठक में अगली रणनीति तैयार की जाएगी। उसमें देखने वाली बात रहेगी कि क्या रेलवे की जो यात्री ट्रेनें हैं उनको छूट दी जाती है, लेकिन इससे पहले केंद्र को समय दे दिया गया है, अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आप 5 नवंबर तक किसानों के हक में कोई फैसला नहीं लेते, केंद्रीय कानूनों को रद्द नहीं करते, तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और उस समय हो सकता है कि ये जो मालगाड़ियों को छूट दी गई है ये छूट भी वापस ले ली जाए और प्रॉपर ढंग से दोबारा से रेलवे ट्रैकों का घेराव होता हुआ नजर आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज और राज्य के करीब 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है। लगभग 4 सप्ताह में इनसे जुड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे और इनका टेंडर फाइनल हो गया है। साथ ही आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अब हमारी कोशिश है कि ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और ऑक्सीजन प्लांट की वजह से प्रदेश में लगभग 10,000 ऑक्सीजन बेड बढ़ जाएंगे। हर जिला अस्पताल में 400 के करीब बेड बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हमें केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, ये भी कहा गया, फंड भी दिया जा रहा है और सरकार आने वाले दिनों में कोविड के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों से जुड़ी सुविधाओं को भी बढ़ाने की तैयारी में है। हर जिला अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी और किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस सेंटर खोलने की भी तैयारी है। साथ ही मरीजों के घर में ही अब डायलिसिस का इलाज भी करने का प्रयास जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से उच्च स्तरीय दल राज्य के दौरे पर पहुंचा है और यह 3 सदस्यीय दल राज्य में कोविड के बचाव और रोकथाम की तैयारियों के साथ ही प्रयासों की समीक्षा करेगा और साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए सलाह भी देगा। इस दल में ऋचा शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर गिट्टे हैं जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के, डॉक्टर रंगनाथन हैं जो कि मेडिसिन विशेषज्ञ हैं एम्स रायपुर के। ये 3 सदस्यीय टीम शामिल है जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दौरा कर रही है। और रायपुर लिए चलेंगे, तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। पवन ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, एक बड़ी पहल की जा रही है, देखिए केंद्र की ओर से भी सहयोग मिल रहा है और राज्य सरकार भी लगातार पहल कर रही है। क्या कुछ विशेष रहा, क्या कुछ खास रहा और किस तरह से सुविधाएं अब प्रदेश के लोगों को मिलने वाली हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं? ऑक्सीजन जो प्लांट होता था तो पहले निजी अस्पताल में देखने को अधिकतर मिलता था, लेकिन केंद्र से सहयोग मिलने के बाद राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग सभी 6 मेडिकल कॉलेज और 14 जिला अस्पतालों पे मेडिकल प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य दल का 3 संसदीय दल भी रायपुर पहुंचे और इसकी पूरी बारीकी से पड़ताल करते हुए इसमें हालांकि प्रोसीजर शुरू हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में दीपावली के बाद इसकी तैयारियां जोरों पे होगी और नए साल से पहले छत्तीसगढ़ के सभी अस्पतालों पे एक नई सौगात होगी ऑक्सीजन प्लांट की। जो सबसे ज्यादा अहम होता था कि जो सरकारी अस्पताल होते थे वहाँ ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत होती थी, इस मौत में भी अब कंट्रोल कर लिया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि जो केंद्र से पहले ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग को किसी में जो सहयोग नहीं मिलता है, कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और गैस प्लांट लगाने की जो हमारी कोशिश है उसमें हम सफल भी साबित हुए हैं। केंद्रीय
बिल्कुल पवन, जैसा कि आप बता रहे हैं किस तरह से लाभ मिलने वाला है प्रदेश की जनता का, क्योंकि तस्वीरें तो हमने ऐसी देखी हैं कि जहां पर भरपूर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जिन अस्पतालों में, वहां पर हीला हवाली होती है, वहां पर लापरवाही होती है तो इलाज नहीं मिलता, और जहां पर डॉक्टर हैं वो रोना रोते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, इसलिए हम इलाज नहीं कर पाते। तो इस खाई को कैसे भरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर गैस प्लांट लगा भी दिया गया और सीधे तौर पर लापरवाही की इंतहा चुके हर बार देखने को मिलती है जिला अस्पतालों में, वही लापरवाही रहेगी तो क्या मरीज को संभव इलाज मिल पाएगा? इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा पवन? जी बिल्कुल सुनील जी, जब स्वास्थ्य मंत्री के सीधे मीडिया से चर्चा थी उस पर उन्होंने ये कहा कि इसके लिए एक अलग मॉनिटरिंग टीम भी बनाई जाएगी, साथ में जो ऑक्सीजन बेड आएंगे तो इन सभी ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन बेड के एक मॉनिटरिंग, चाहे मरीजों को स्वास्थ्य की बात हो तो इस पर एक मॉनिटरिंग टीम अलग से बनाई जाएगी जो सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में इसकी हफ्ते में जांच करते रहेगी, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट होंगे उन पर एक कार्रवाई की जाएगी इसको लेके। लेकिन जिन लोगों को ये ठेका दिया जाता है उनकी खुद कमियां सामने आ जाती हैं, कैसे पारदर्शिता आएगी? कैसे पता चलेगा कि जो सरकार ने टेंडर जारी किया, जो केंद्र के सहयोग से अगर ऑक्सीजन लगाने का जिला अस्पतालों में और 6 मेडिकल कॉलेजों में जो कार्य हो रहा है वो ठीक ढंग से हो पाएगा? क्योंकि कई मरतबा ये देखने को मिला है कि ठेकेदारों और जो ठेका कंपनियां होती हैं, जो टेंडर लेती हैं, वो कंपनियां खुद जो है हीला हवाली कर देती हैं और सीधे तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग हो जाता है, भ्रष्टाचार का खेल हो जाता है। जी बिल्कुल, जो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के लिए जांच दल जो बनाया गया उसमें केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और एम्स के डायरेक्टर के बीच में शामिल किया गया है। मतलब ये माना जा रहा है कि जो ऑक्सीजन को लेकर जो प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरह की व्यवस्थाएं होती है सरकारी अस्पतालों में वैसी व्यवस्था होगी। मतलब ये माना जा रहा कि जो ऑक्सीजन से जो कमी से जो मौतें होती है छत्तीसगढ़ में जिसको मौत के आंकड़े करते थे उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। और साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार या ऑक्सीजन की कमी का कोई बहाना इस बार अब नहीं सुना जाएगा। है प्रदेश की जनता के लिए कि चलिए अब जिला अस्पतालों में कम से कम ऑक्सीजन की कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो अन्य खामियां हैं, चाहे वो जननी योजना के तहत जुड़ी हो, एम्बुलेंस का मसला हो और एम्बुलेंस गांव देहात तक पहुंचने का मसला हो, मातृ शिशु दर की बात हो या मातृत्व मृत्यु दर की बात हो, इनमें घटोतरी करने के लिए, इनमें सीधे तौर पर काम करने के लिए किस तरह की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, क्या इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कोई जवाब दिया? हालांकि जो गुड़ंचल अंचल क्षेत्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे साफ तौर पर कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि जो दुर्गम अंचल है वहां पर भी हम इसकी दुरुस्त व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जितनी जल्दी व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है उतना नक्सल प्रभावित क्षेत्र या गुरुत्व प्रभावित क्षेत्रों में नहीं हो पाएगी। तो लगातार देखने को मिलता है कि मरीजों को हो या मृतक को हो, हाथ में हो या फिर साइकिल या बैलगाड़ी पे ले जाते हैं, अधिकतर देखने को मिलता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग जो ग्रामीण अंचल और दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पूरी तरीके से नाकाम साबित होता है हर बार। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पवन। तो आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की तैयारी में है। राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है और इसी सहयोग की बदौलत अब छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात होगी मध्य प्रदेश की। जी हां, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां बीजेपी से सूबेदार सिंह रजोधा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पंकज उपाध्याय चुनावी मैदान में हैं। जौरा विधानसभा सीट के इतिहास की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस का अधिकतर कब्जा रहा है, तो बीएसपी को भी 2 बार इस सीट पर मौका मिला है। बीजेपी को इस सीट पर सिर्फ एक बार ही जीत हासिल हुई है। क्षेत्र में विकास न होने के कारण लोगों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस को अधिकतर इस सीट पर कब्जा करने का मौका मिला। आपको ये बता दें कि अधिकतर जीत हासिल हुई कांग्रेस को, लेकिन क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसीलिए लोगों में आक्रोश भी है। सीधा लिए चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की स्थिति है जौरा विधानसभा की, किसका पलड़ा भारी और क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सुनील जी, बताना चाहूंगा कि लगातार जौरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता रही है और कांग्रेस की सत्ता के साथ 1-2 बार मौका यहाँ बीएसपी को भी मिला है। लेकिन अगर बात करें ग्राउंड जीरो की तो यहाँ पर कांग्रेस विधायक के निधन के बाद यह सीट खाली होने के बाद यहाँ पर कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी आए पंकज उपाध्याय, उनके साथ जितने भी स्टार प्रचारक और पार्टी द्वारा घोषित लोग हैं, उनको लेकर कई ग्रामों में यह देखने में आया कि उनके सवाल को लेकर कई बार ग्रामीणों का जवाब नहीं देते नजर आए। तो साफ तौर पर अगर हम देखें सुनील जी, तो यहाँ पर साफ ये एक बात नजर आती है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी को मौका जरूर इस क्षेत्र में एक बार मिला है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर आक्रोश जनता में नजर आता है और यह जनता उन प्रत्याशियों से पूछती है कि आखिर आप 5 साल बाद ही क्यों दिखते हैं मुझे। सीधे तौर पे अगर बीच में जब उनको समस्या होती है कोरोना काल में, चंबल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर चंबल क्षेत्र में सभी लोगों के लिए कोरोना काल में रोजगार को लेकर काफी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उस टाइम पे उनका दुखड़ा सुनने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। और यहाँ बात करें तो कई ऐसी महिलाएं ग्रामीण में सामने आती है कि वो सीधे तौर पर सवाल करती हैं कि आखिर आप चुनाव के टाइम क्यों आते हैं, और जब यह जवाब वहां पर प्रत्याशी नहीं दे पाते, स्टार प्रचारक नहीं दे पाते। हमने भी ANB न्यूज ने भी उनसे बात करने की कोशिश की। स्टार प्रचारक सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें या समलगढ़ के विधायक बैजनाथ कुशवाहा की बात करें, वो इन तमाम लोगों में एक ही बातचीत सामने आती है कि वह जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पाते। और वहीं स्थानीय प्रत्याशी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश नजर आता है। यहाँ पर स्थानीय लोग में जिस तरह से पंकज उपाध्याय यहाँ के प्रत्याशी हैं और वो इंदौर का उनको बताते हैं, यहाँ के लोग वो बताते हैं कि अगर इनको जिताने के बाद भी क्या कुछ यहाँ की स्थिति होगी। और यहाँ चूंकि क्षेत्र का विकास पहले से ही अवरुद्ध है, कांग्रेस को लगातार बहुमत मिलने के कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं था जौरा में शैलेंद्र, इसलिए ये बाहरी प्रत्याशी को मौका दिया गया। इंदौर से वो आकर यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने पहुंचे हैं। क्या स्थानीय कोई ऐसा कार्यकर्ता, कोई ऐसा नेता, कोई पार्टी के अंदर नहीं था जो सीधे तौर पर पार्टी के लिए लंबे अरसे से झोला और डंडा लेकर चल रहा हो, उसको मौका मिलना चाहिए था? ऐसा आखिर पार्टी ने किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया? सुनील जी, अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाहुल वाले इस क्षेत्र में लगातार कांग्रेस के जितने बड़े पदाधिकारी हुआ करते हैं वो सब जितना डिसीजन हुआ करता था पहले, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का या महाराज का ही डिसीजन चलता था। और दूसरे डिसीजन की हम बात करें तो यहाँ पर पृष्ठभूमि
के लिए वाकई धरातल पर स्थिति यही थी कि कांग्रेस को स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिले और इसी के चलते उन्होंने कई कई अटकलें भी बांधने को मैंने कांग्रेस प्रत्याशियों और स्टार प्रचारक से जानकारी ली। तो सीधे तौर पे उनका भी कहना है कि पंकज का कहीं ना कहीं यहाँ पर जुड़ाव है, उसके चलते भी इनको मौका दिया गया और कोई रिश्तेदारी वगैरह भी मानी जाती है सुनील जी इनकी। हालांकि बीजेपी इस बात को लगातार कह रही है कि आपने यानी कि क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को मौके दिए हैं, इसलिए आप इस बात का दंश झेल रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायकों ने किसी तरह का कोई विकास नहीं कराया। ऐसे में जो सूबेदार हैं उनका पलड़ा क्या भारी नजर आ रहा है? लग रहा है कि इस बार बीजेपी यहाँ पर इस किले को ढा देगी। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने के बाद समीकरण और ज्यादा मजबूत दिखते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र सुनील जी, लगातार अगर सूबेदार सिंह राजौदा की हम बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और पूर्व की बात करें, इनके इतिहास की बात करें तो लगातार टक्कर देते नजर आए। लेकिन बीजेपी को खाली एक बार मौका मिला था कांग्रेस के विधायक के बाद 2013 में राजौदा को मौका मिला। अब इसके बाद पुनः मौके की हम बात करें तो जरूर अगर जनता की नब्ज टटोलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जवाब देने के लिए अभी उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी कोई भी उनके लिए अहमियत नहीं रखता। उनका भी विकास का मुद्दा ही अहमियत रखता है। तो सीधे तौर पर अगर देखें जनता को फर्क नहीं पड़ता और जनता की किसी पार्टी में सबसे बड़ी समस्या की अगर बात की जाए जौरा की, चूंकि मुरैना से बहुत ज्यादा की दूरी नहीं है, जौरा की करीब 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में पड़ता होगा मुरैना मुख्यालय से जौरा। जिला जेल भी जो मुरैना की है वो भी जौरा में ही है। ऐसे में तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उन सुविधाओं का अभाव है शैलेंद्र, वो वहाँ के नागरिकों के लिए वो सीधे तौर पर वो लोग अछूते रहे हैं विकास के मुद्दों से। सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी समस्या क्या है वहाँ की? सुन जी, अगर जौरा विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर चंबल क्षेत्र का ये काफी मिला जुला असर अगर देखें तो दबंगियाई जैसे माहौल यहाँ देखते हैं। अवैध खनन का माहौल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है यहाँ पर, और कई चीजों पे अगर हम देखें तो प्रशासनिक मिली भगत से यहाँ पर कई मूलभूत सुविधाएं केवल कागजों में ही शुमार हो जाती है। और दूसरी ओर हम बात करें तो यहाँ पर जौरा में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई चेहरे ऐसे भी आते हैं कि जो दिन में व्यापारी होते हैं और वो रात में लुटेरे होते हैं। उन क्षेत्रों में जाना ही मुश्किल था। हमारी टीम ने भी कोशिश की वहां जाने की। तो सबसे जो अहम चीज है, यहाँ शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षित अगर लोग होंगे तो जरूर यहाँ का विकास होगा, क्योंकि जितनी भी योजना चलती है उनका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। मजबूरन इन लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त होके मूलभूत सुविधा के लिए सुविधा शुल्क देना पड़ता है। अवैध खनन का बोलबाला है शैलेंद्र, आप बता रहे हैं। अवैध शराब का भी यहाँ पर एक लंबा खेल चलता है, क्योंकि नशे का भी बड़े स्तर पर यहाँ पर कारोबार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए, जौरा विधानसभा क्षेत्र के ही, तो वहाँ पर भी यही आलम है। लेकिन सीधे तौर पर पुलिस की मिलीभगत जैसा कि आप बता रहे हैं, और पुलिस जो है यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने खजाने को भरने में लगी रहती है। ये लोग अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं, और यही वजह है कि धड़ल्ले से यहाँ पर ये सारी चीज़ें लोगों की आंखों के सामने ही चलता रहता है। खुलेआम अवैध खनन का कारोबार चलता है और खुलेआम ही अवैध शराब का भी खेल होता है। बिल्कुल सुनील जी, लगातार अवैध शराब की बात करें, अवैध खनन की बात करें या मिली भगत की बात करें, तो निचले स्तर के जितने अधिकारी हैं वो केवल कठपुतली होते हैं आला कमान की। जब तक ऊपर से आदेश नहीं होता, उस अपर अधिकारी जब नहीं करते हैं, यदि ऊपर लेवल के अधिकारी अगर उनकी बात नहीं मानते हैं, नेताओं की सत्ता पक्ष की यहाँ बात की नहीं जनता मानते से चूंकि आपने बात की थी, क्या बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मूलभूत सुविधाएं उनको मिल रही हैं? सुनील जी, अगर हम पार्टी विशेष क्षेत्र की हम बात करें, जहां उनके क्षेत्र हैं, वहां पर जरूर सुविधा नजर आती है, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता होती है वहां के बहुमत पोलिंग वोट के आधार पर उनका विकास होता है। और दूसरी ओर हम बात करें तो लंबे समय से यहाँ कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस लेकिन यहाँ स्टेट में बीजेपी की सरकार होने के चलते उन लोगों को साफ तौर पर उसका योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात करें तो जातिगत समीकरण यहाँ काफी हावी है। और दूसरी ओर हम देखें तो विकास पार्टी विशेष का भी यहाँ पर काफी बोलबाला है। अगर बीजेपी की सत्ता होती है तो कांग्रेस को नहीं देते हैं, और कांग्रेस की होती है तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन सुनील जी, बड़ा सवाल ये मतलब यहाँ ये आता है कि चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, उनको सीधे तौर पे कुछ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको ही लाभ मिलता है। जो निचले स्तर पे
ग्रामीण हैं और गरीब लोग हैं जो मजबूर हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते, उन तक का लाभ नहीं हो रहा। आज गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। उसके पास अगर सरकारी राशन नहीं मिले, सरकारी राशन में भी यहाँ सवाल उठते हैं कि उनको कुछ पैसा सुविधा दिया जाता है। आज बिल्कुल रोजमर्रा की स्थिति ये है कि आज बिल्कुल काफी कुछ दयनीय तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई। साफ है कि किस तरीके से लोगों को जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अब दावे और वादे मंचों से बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अब तक जो हालात हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, उलट हैं, दयनीय हैं। इसलिए जनता में आक्रोश भी है। अगली खबर का रुख करेंगे और बात राजस्थान की होगी। राजस्थान में जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में 2 बालिकाओं के साथ हुई दुष्कर्म की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। आपको बता दें कि भीनमाल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ किए गए गैंगरेप ने साबित कर दिया है कि राजस्थान में न तो कोई कानून व्यवस्था दिखाई देती है और ना ही कोई सरकार। तो वहीं पर इस घटना पर पूर्व गृह मंत्री व नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने घटना की निंदा करते हुए सरकार द्वारा राज्यों में महिलाओं और बच्चियों के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों को नाकाफी बताया। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जालोर जिले में 2 नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इन बहनों को अगवा किया गया, इन बच्चियों को अगवा किया गया और उसके बाद इन्हें बेहड़ में ले जाकर, एकांत में ले जाकर इन बच्चियों के साथ दुराचार किया गया। आपको बता दें बेहोशी की हालत में ये बच्चियां वहां के राहगीरों को दिखाई दी। उसके बाद पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस इन बच्चियों को लेकर अस्पताल पहुंची। साथ ही आपको ये बता दें कि परिवारीजनों ने पुलिस से पहले ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी, क्योंकि उनकी बच्चियों के अगवा होने की खबर पुलिस को मिल गई थी, लेकिन पुलिस की सीधे तौर पर लापरवाही देखने को मिली। पुलिस ने इस मामले में हीला हवाली की और बाद में उन बच्चियों की गंभीर हालत में वो बच्चियां बेहड़ में, यानी कि ऐसे इलाके में दिखाई दी जहां पर बहुत ही कम लोगों का आवागमन होता है। सीधे तौर पर बेहड़ में ले जाकर उन बच्चियों के साथ दुराचार किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हालांकि अभी तक आरोपियों के गिरफ्तार होने को लेकर भी विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और साथ ही इसमें जिसने हीला हवाली की है उन लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। आपको बता दें कि दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरता नजर आया है विपक्ष। हालांकि अब सरकार की ओर से उन बच्चियों को लेकर लगातार गंभीरता दिखाई जा रही है। अस्पताल में बच्चियों से मिलने के लिए एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोफेशनल्स जो है वो पहुंच रहे हैं, उनकी टीम पहुंच रही है, उनके स्वास्थ्य की पड़ताल कर रही है। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार कब तक हैवानियत का शिकार होती रहेंगी महिलाएं, कब तक हैवानियत का शिकार होती रहेंगी बच्चियां। ये भीनमाल पुलिस थाना जो कि जालोर जिले में पड़ता है, इसी थाना क्षेत्र में ये पूरी दुखद घटना घटी, जहां पर 2 मासूम बहनों के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया गया। इनको पहले अगवा किया जाता है और उसके बाद आपको ये बता दें इनके साथ गैंगरेप किया जाता है। इन बच्चियों को बेहड़ में छोड़कर दरिंदे फरार हो जाते हैं। इस पूरी घटना ने राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का। इसके साथ ही नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। तो इस खबर की पड़ताल होगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से आ रही है। सड़क हादसे में विधायक हरजोत कमल घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रॉन्ग साइड से आ रही थी स्कॉर्पियो से टकराई विधायक की गाड़ी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के मोगा से हादसे में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विनोद बंसल भी घायल हुए हैं। मोगा के प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विधायक के घायल होने की खबर। विधायक हरजोत कमल को गंभीर चोटें आई हैं। चंडीगढ़ से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। पंजाब के मोगा से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क हादसे में विधायक हरजोत कमल घायल हुए हैं। रॉन्ग साइड से, यानी कि गलत दिशा में आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी से विधायक की गाड़ी टकरा गई। हादसे में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जो है विनोद बंसल, वो भी घायल हुए हैं। मोगा के प्राइवेट अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं।
विधायक हरजोत कमल को गंभीर चोटें आई हैं। चंडीगढ़ से वो मोगा जा रहे थे और इसी दरमियान ये उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई। गलत दिशा में आ रही एक स्कॉर्पियो से विधायक की गाड़ी टकरा गई। हादसे में विधायक हरजोत कमल घायल हुए हैं। जी हाँ, तो रॉन्ग साइड से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई विधायक की गाड़ी। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि ये दुर्घटना कितनी खतरनाक है। मोगा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर चोटें बताई जा रही हैं विधायक को। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उस खबर की जो कि राजस्थान में सीधे तौर पर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि राजस्थान में 2 बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। हालांकि अब सरकार पैरवी कर रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। सुरेश हमारे सहयोगी जयपुर से सीधा जुड़े हैं, उनके पास लिए चलेंगे। सुरेश, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ हो रहा है? हालांकि विपक्ष हमलावर है, लेकिन बच्चियों की तबीयत की अगर बात की जाए, उनकी सेहत की बात की जाए, तो उसमें किस तरह का सुधार है और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए सुनील, पूरा मामला मैं बता दूं आपको। उससे पहले मैं आपको थोड़ी जालोर जिले की जो है जानकारी दूंगा। जालोर एक ऐसा जिला है, जालोर शांत जिला माना जाता है। यहाँ पर आने वाले जनप्रतिनिधि हो या साधु संत हो या फिर कोई अधिकारी, सब शांति जिला मानते हैं। लेकिन जालोर में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, जहाँ पर भिंदमाल के खांडा देवल गांव की ये पूरी घटना है, जहाँ पर घर में 2 चचेरी बहनें सो रही थी, तो 4 बदमाशों ने जो है घर से बेला बुझला कर उसे चुंदा माता पर्वत पर ले जाकर वहां पर दुष्कर्म किया। और वहां पर भी दुष्कर्म करने के बाद जब उस बदमाशों का जो है जी नहीं भरा, तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। और जब लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद दोनों नाबालिग बच्चियों को भिंदमाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और उसी मामले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है गंभीरता से लेते हुए बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को भिंदमाल भेजी और भिंदमाल भेजकर तुरंत प्रभाव से जो है उन्होंने भिंदमाल पहुंचकर पुलिस अधिकारियों व जिला प्रशासन को आदेशित करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग आदेश दिए, जिस पर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने 4 टीम गठित कर चारों आरोपियों को जो है तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार किया था। और सुनील, मैं ये भी आपको बता दूं कि अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे, तो उन्होंने भी ट्वीट किया है। गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया ने भी ट्वीट किया है और सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर, ये राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि 2 साल हो गए हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और 2 साल के अंदर अलवर, बाड़मेर और अब जालोर में भी ऐसे गैंगरेप के जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन प्रदेश की जो सरकार है वो कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही है और इसी के चलते जो है दिनों दिन ये गैंगरेप। बिल्कुल सुरेश, जाहिर तौर पर दिन प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी के अगर बात की जाए रिकॉर्ड की, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की अगर बात की जाए, तो वहाँ से भी इसी तरह के आंकड़े सामने आते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि राजस्थान नंबर 1 पर है महिला के अपराधों में, बच्चियों के साथ दुराचार के मामले में। ऐसे में राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है। क्या कुछ नया हिडन एजेंडा तैयार करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा? क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। सुरेश। बिल्कुल सुनील, पुलिस की भी लापरवाही देखने को मिली थी। मैं आपको बता दूं कि परिजनों ने जब शनिवार रात को ये लड़की घर से गायब हुई थी, तो पुलिस को परिजनों ने थाने जाकर सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने जो है उसे नजरअंदाज करते हुए परिजनों को जो है पीछे घुमाते रहे। और जब पुलिस मौके पर पहुंची और लड़कियों को जब इस बेहोशी की हालत में मिली, जब पाई गई, तो पुलिस ने गंभीर मामले को लेते हुए जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और सुनील, मैं आपको यह बता दूं कि इस मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और जिले के जो जनप्रतिनिधि है वो भी मौके पर पहुंचे थे और सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधे थे और उन्होंने देर रात को जो है कैंडल मार्च भी सुरेश, क्या इन बच्चियों के परिवारीजनों से, क्या पीड़िताओं के परिवारीजनों से क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मिला? क्या खुद कांग्रेस ने जाकर ये पहल की और उन लोगों को उनके जख्मों पर मरहम लगाने की किसी तरह की कोई सहायता दी गई, या सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ सियासी बातें ही हो रही हैं? सुनील, बिल्कुल, कांग्रेस जो राज्य सरकार की बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी भिंदमाल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार से जो है पीड़िताओं से बातचीत कर हरसंभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। और आपको बता दूं कि आज संभागीय आयुक्त जो सुमित शर्मा है वो भी आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। उन्होंने बालिकाओं से बातचीत की है, परिवार से बातचीत की है और राज्य सरकार की जो सुविधा मिल रही है लड़कियों को जो है, दोनों पीड़िताओं को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने की जो है बात कही है। और
परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए की मुआवजा देने की जो है बात कही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। अगली खबर की बात होगी बात महाराष्ट्र की। जी हाँ, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है जो लगातार, आपको बता दें कि इस तरीके के घटनाक्रमों में, इस तरीके के मामलों में सुर्खियों में था। विदेशों से लड़कियों को लाकर मुंबई में वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला जा रहा था। क्राइम ब्रांच डीसीपी अकबर पठान के मुताबिक दहिसर थाना क्षेत्र से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये जो लड़कियों को कांदिवली के एक, आपको बता दें, होटल में वेश्यावृत्ति के लिए भेजकर ग्राहकों से 5 से 10 हज़ार रुपये की वसूली का काम करते थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस पूरे रैकेट की और भी कई परतों को खंगालने में लगी है। तो मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने, आपको बता दें, 6 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो सीधे तौर पर वेश्यावृत्ति के मामले में इस दलदल में सक्रिय थे। विदेशों से लड़कियां आती थीं जिनको एक होटल में भेजा जाता था और वहां से ये सभी लोग, आपको ये बता दें कि उस पूरे रैकेट में शामिल थे। इनका सरगना कौन है, इसकी भी तलाश लगातार की जा रही है। विदेशी लड़कियों से वेश्यावृत्ति ये लोग कराते थे। 5 से 10 हज़ार रुपये एक ग्राहक से वसूलने का ये लोग काम करते थे। हालांकि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये वही आरोपी हैं जो लगातार विदेश से लड़कियां लेकर आते थे और यहां उन लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, ये बड़ी खबर। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। विदेशों से लड़कियां लाई जाती थीं जो कि सीधे तौर पर उन लड़कियों को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलने का काम किया जाता था। उन्हें होटलों में भेजा जाता था और आपको ये बता दें कि एक ग्राहक से 5 से 10 हज़ार रुपये ये आरोपी वसूलने का काम करते थे। ऐसे में क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लगी। मुखबिर की सूचना पर सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। देखिए सुनील, लॉकडाउन से पहले मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 8 को ये जानकारी मिली थी कि एक शख्स है जो लगातार स्कॉट सर्विस के नाम पे जो है वेश्यावृत्ति को अंजाम देता है। वो लगातार लड़कियों को जो है, चाहे बंगाल की बात करें या फिर यूपी के गोरखपुर की बात करें, वो लाते हैं और 5,000 रुपए के जो कीमत पर जो है उनको जो है होटलों में जो है मुहैया करवाया जाता है। इस तरह की जानकारी मिली थी, जिसको तहत जो है मुंबई क्राइम ब्रांच जो है जाल बिछाया और पूरी तरह से जो है इस पे निगरानी रखी। ऐसे में जिस तरह से जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच ने दी है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 लड़कियों को भी है छुड़वाया गया। सत्यप्रकाश, विदेशी युवतियों को लाकर भी क्या ये इस वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेलते थे ये आरोपी? हालांकि अन्य राज्यों से तो लड़कियों को लेकर जाते ही थे ये लोग, उनको नौकरी और काम दिलाने के बहाने, लेकिन उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल देते थे ये लोग। देखिए सुनील, जिस तरह से मुख्य आरोपी रवि ठाकुर को जो गिरफ्तार किया तो उसमें पूछताछ की गई थी, तो उन्होंने जानकारी दी कि वो न सिर्फ यूपी बिहार से बल्कि विदेशों से भी लड़कियों को लाते थे। हालांकि ये कहकर लाया जाता था तो वो आपको काम दिया जाएगा, काम के बहाने जो है उनसे विस्तार करवाई जाती थी। इस तरह की जानकारी क्राइम ब्रांच में पूछताछ के दौरान पता चली है। अब ऐसे में जिन जिन ठिकानों का जो है जानकारी मिली है, क्राइम ब्रांच लगातार उन पर छापेमारी कर रही है। जिस तरह से आज सुबह जानकारी मिली है कि क्राइम ब्रांच आज सुबह फिर एक जो है स्पॉट पे जो छापेमारी की है, जहां से भी कई तमाम प्रकार की जानकारियां और तमाम सबूत जो है इकट्ठा किए हैं। जी, इन आरोपियों का भंडाफोड़ किस तरह से हुआ, कैसे ये क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए और क्या मुख्य आरोपी पकड़ा गया है या फिर यही 4 लोग थे जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनको जो है क्राइम ब्रांच चिन्हित कर रही है? सत्यप्रकाश, पूरा डिटेल में बताएं जरा। देखिए सुनील, मुंबई क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि स्पॉट सर्विस का एक वेबसाइट है www.inlocon.com। इस तरह से जो वेबसाइट बनाई गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि स्पॉट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो कोई शख्स उस सर्विस के नाम पे जो है वेबसाइट को खोलता था, उसको जानकारी दी जाती थी कि स्पॉट सर्विस के अलावा इस तरह की हम लोग सर्विसेज देते हैं।
तो ऐसे में जो कोई उनके संपर्क में आता था, बाकायदे उनका रेट फिक्स होता था। उसके बाद व्हाट्सएप के जरिए वो फोटोज लड़कियों को भेजे जाते थे। उसके बाद चिन्हित करने के बाद उस लोकेशन बताया जाता था, फिर उस लोकेशन पे जो है उन लड़कियों को जो है मुहैया करवाया जाता था। ऐसे में जिस तरह से जानकारी मिली, मुंबई क्राइम ब्रांच ने कांदिवली के स्प्रिंग होटल में इस तरह की छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक शख्स जो है जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने जी सत्यप्रकाश, लड़कियों को लेकर आया था मुंबई के कांदिवली में, वो 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। फिर यही इसी तरह की प्रक्रिया को मुंबई क्राइम ब्रांच में दहिसर के स्पॉट पे दोहराया, वहां से भी 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया। तो जाहिर तौर पर 4 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुंबई क्राइम ब्रांच के अलावा क्या मुंबई पुलिस को इस तरह की जानकारी नहीं मिलती है, या मिलती है तो दोहरी मापदंड देखते हुए कहीं न कहीं ये पैसे कमाने की एक जरिया भी बनाया जा रहा है। सत्यप्रकाश, कितने लंबे अरसे से इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था, इस घिनौने काम को अंजाम दिया जा रहा था इन आरोपियों के द्वारा? देखिए, क्राइम ब्रांच ने बताया कि लॉकडाउन से पहले जो है कांदिवली में इस तरह की जो ऑपरेशन को चलाया जा रहा था। लेकिन ये भी जानकारी पिछले 3 साल से दहिसर इलाके में इस तरह की कार्रवाई जो है वेश्यावृत्ति के नाम पे की जा रही थी। ऐसे में तमाम जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर क्राइम ब्रांच अब जो है तफ्तीश में लगी है कि और कितने मुंबई में इस तरह के सेक्स रैकेट चलाए जा रहे हैं। हालांकि ये भी बताया जा कि 4 शख्स ही नहीं है, बाकी और शख्स है। लेकिन जिस तरह से मंडल की गिरफ्तारी, जो मुख्य आरोपी है, जो पूरे मामले को अंजाम देता, जो बिहार यूपी जाकर और विदेशों से लड़कियों को लाता था और इस तरह की वेश्यावृत्ति में उनको संलिप्त करता था। जी, लेकिन ऐसे में तो जो लोकल पुलिस है उसकी बड़ी जवाबदेही है। पुलिस, आप बता रहे हैं कि तकरीबन 3 साल से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा था, इस घिनौने काम को, लेकिन उस दरमियान जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि आखिर क्या पुलिस की भी मिली भगत थी, ये आरोपियों की सांठगांठ थी क्या थाने चौकी पर? देखिए सुनील, अक्सर ये देखा जाता है कि मुंबई पुलिस जो है जब कोई शिकायत इस तरह का करता है तो कार्रवाई करती है, महज नाम के लिए कार्रवाई करती है। लेकिन दूसरे या 1 हफ्ते बाद देखा जाए तो पुनः जो है इस तरह की जो प्रक्रिया है उनकी चालू रहती है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस तो कार्रवाई भले करती है, लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने लगाम लगाया है, क्राइम ब्रांच पूरे मामले में गिरफ्तारी की है, तफ्तीश किया है और बंद कर दिया है काम को, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में कहीं कहीं संलिप्त है। उनके इशारे पे सारी चीजें होती है। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच इस मामले में दखल दी और गिरफ्तारी की है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।